समाज और भविष्य की बात। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत में संवाद पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त सोमदेव पटेल। डीजल क्राइसिस, खाद की किल्लत और एल नीनो की संभावना, क्या ये हमारी कृषि पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है? आइए डिकोड करते हैं इस डेडली कॉम्बिनेशन को। आज कोई हवा हवाई बातें नहीं होंगी, बल्कि डाटा और खौफनाक ग्लोबल रिपोर्ट्स के आधार पर हम डिकोड करेंगे इस संकट को और जानेंगे कि हमारा भारतीय कृषि इस संकट सामने टिक पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने संवाद को। क्या आपको पता कि भारतीय कृषि सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का पेट भरती है? जी हाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में विश्व का नंबर 2 का उत्पादक है और हमसे आगे सिर्फ यूएसए है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत पैडी उत्पादन में नंबर 1 बन गया है और हमने विश्व का सबसे ज्यादा चावल का निर्यात भी किया है। लेकिन अगर आप उसे आसान शब्दों में समझना हो तो आप इस तरह समझिए कि अगर पूरा विश्व डाइनिंग टेबल पर बैठा है तो हर 4 में से 1 चावल का कटोरा भारत का होगा। है ना ये गर्व की बात कि हमारे किसानों ने आज भारत को इस मोड़ पे आके खड़ा किया है। लेकिन यही जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है आज ये संकट में है। एक्चुअल में जो भारतीय कृषि पर है वर्तमान में 3 बड़े संकट उभर कर सामने आए हैं। इसमें सबसे पहला है फर्टिलाइजर क्राइसिस और दूसरे नंबर हम रखेंगे एल नीनो की जो संभावना व्यक्त की जा रही है और जो तीसरा है वो डीजल के बढ़ते प्राइसेस और डीजल की कमी के ऊपर। तो हम इन संकट्स को एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये है क्या, इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है और भारतीय कृषि के सामने ये क्या चुनौतियां पेश करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजर क्राइसिस की, यानी कि खाद की कमी। तो भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा खाद, जिसमें कि एनपीके, यूरिया, डीएपी, पोटास, ये सब सल्फर, ये सब बाहर से आयात करता है। ये आयात सामान्यतः खाड़ी देशों रूस, बेलारूस आदि से किया जाता है और बाकी का भारत में अपने यहाँ प्रोडक्शन होता है। इसी फर्टिलाइजर के दम पे भारत हरित क्रांति की सहायता से आज विश्व का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना हुआ है और हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन अभी हम संकट की बात कर रहे हैं तो वो ये फर्टिलाइजर क्राइसिस किस तरह से हुई है? एक्चुअली फर्टिलाइजर क्राइसिस का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो हार्मोन स्टेट के बंद होने से संबंध है। जिन लोगों को पता नहीं हो कि हार्मोन स्टेट क्या है तो उन्हें बता दें कि हार्मोन स्टेट का एक ग्लोबल शिपिंग रूट है जिससे कि 20% से ज्यादा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का व्यापार होता है। भारत भी अपनी जरूरत का ये तेल, गैस और फर्टिलाइजर यहाँ से बड़ी मात्रा में आयात करता है। लेकिन अभी ईरान इजराइल वार के कारण ईरान ने उस हार्मोन स्टेट को बंद कर दिया है। इसी तरह अमेरिका ने भी फिर उससे बंद कर दिया, तो वहां से कोई भी शिप नहीं गुजर रहा है, जिसके वजह क्या हुआ कि भारत में फर्टिलाइजर की कमी पड़ गई है। हार्मोन स्टेट बंद होने से 3 चीजें हुई हैं। एक तो पहला क्या है कि भारत अपनी जरूरत का जो आयात करता है वो आयात नहीं कर पा रहा है क्योंकि रास्ता ही बंद है। सेकंड क्या है, जो फर्टिलाइजर बनाने में जो कच्ची जो नेचुरल गैस का यूज होता था कच्चे पदार्थ के रूप में, वो गैस भी भारत आयात नहीं कर पा रहा है, तो अपना प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहा है। और तीसरा पहलू ये है कि इसके क्या जो कमी हुई है, जब भी कमी होती है तो नेचुरल रूप से दाम बढ़ जाते हैं। जैसे दाम बढ़े तो सरकार पर सब्सिडी का बर्डन भी बढ़ गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बजट 2026-27 में सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी में 1.7 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन जैसे ये कमी हुई है, दाम बढ़े, सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ने वाला है, तो सरकार ने भी अपनी तरफ से थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन में कटौती की है। ये तो बात हो गई कि जो फर्टिलाइजर की कमी है इसका प्रभाव क्या हो रहा है। एक तो प्रभाव क्या हो रहा है, हमारी एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, ये खरीफ के सीजन का समय है। इस समय क्या है, धान और उससे संबंधित सोयाबीन फसलें लगाई जा रही है, बहुत गन्ना भी लगाया जा रहा है या लग चुका है। इन सब में हमें यूरिया, डीएपी वगैरह डालनी होती है, लेकिन जब वो आ नहीं रही है तो ये कमी हो गई है। आपको फर्टिलाइजर सेंटर्स पे लंबी लंबी किसानों कतारें मिल जाएंगी या फिर ब्लैक मार्केट में खाद बेची जा रही है बहुत जगह, तो पुलिस को लाठी भी चार्ज करनी पड़ी है, तो उसके कारण क्या है, कमी सी हो गई है। अब जैसे ये कमी बढ़ती जा रही है तो जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का और प्रोडक्टिविटी है वो दोनों ही इससे नेगेटिव रूप में प्रभावित होंगे। क्यों, सीधी सी बात है, जमीन में उपजाऊ बढ़ाने के लिए हम खाद डालते हैं, लेकिन जब ये खाद उपलब्ध नहीं होगी तो उससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो हमारे किसान है वो लगभग 87% जो हमारे किसान है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो महंगी दरों पर खाद खरीद सके, तो इसका परिणाम क्या होगा कि वो इनपुट नहीं देंगे और तो इससे क्या होगा कि एक तो प्रोडक्शन कम होगा, दूसरे जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। फिर इसका एक दूसरा प्रभाव आएगा हमारी फूड सिक्योरिटी पर। जब खाद्यान्न कम उत्पादन होंगे या महंगे होंगे तो हमारी खाद्य सुरक्षा भी
प्रभावित होगी, एक फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इसके कारण जो आम आदमी है उसकी ईएमआई भी बढ़ सकती है, आपकी रसोई का बजट, या फिर कि आप कह सकते हैं पूरा एक घर का बजट भी बिगड़ सकता है। सरकार पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित होगी हमारी कृषि, हमारा खाद्यान्न उत्पादन, हमारे किसान। अब बात करते हैं दूसरे संकट की, जो हमने कहा एल नीनो। एल नीनो की इस साल संभावना व्यक्त की जा रही है। तो पहले बात करें कि एल नीनो है क्या। तो सामान्य तौर पर सीधे शब्दों में बात करें तो प्रशांत महासागर का टेम्परेचर बढ़ना ही एल नीनो है। सामान्यतः क्या होता है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पेरू तट पर एक ठंडी जलधारा बहती है, लेकिन जब एल नीनो आता है तो वो ठंडी जलधारा गर्म जलधारा से प्रतिस्थापित हो जाती है और पूरे प्रशांत महासागर टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एक 4-5 साल में लगभग होता ही रहता है, फिनोमेनन बहुत ज्यादा वैसी बात नहीं है, लेकिन जब भी ये होता है तो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। इफेक्ट के स्वरूप में जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वहां पे आपको अच्छी वर्षा मिलेगी, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वहां पे आपको सूखा मिलेगा, हीट वेव होगी, और वहां पे जैसे आपको 2019 में याद होगा वहां बुश फायर हुआ था, उसका प्रमुख कारण एल नीनो ही था। अब इस साल विश्व मौसम संगठन ने भी कहा है कि मिड 2026 तक ये एल नीनो अपने पूरे रूप में सामने आ जाएगा। लेकिन मुद्दा सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि कुछ वैज्ञानिक ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं जो इस वर्ष का एल नीनो होगा वो सुपर एल नीनो साबित होगा। और इसकी तुलना में जो 1877 में एल नीनो आया था, जिसके कारण पूरे विश्व में भयंकर सूखा पड़ा था और करोड़ों लोग अकाल से मरे थे, उससे तुलना की जा रही। वाशिंगटन पोस्ट ने भी दावा किया है और भी वैज्ञानिकों ने दावा किया है 82% चांस है कि इस साल जो वर्ष 2026 है वो वर्ष 1870 के समान ही होगा, जब एल नीनो अपने चरम पर होगा और उससे भयंकर सूखा हो सकता है। अगर बात करें भारत पर प्रभाव की, तो भारत पर इसके 3 होते हैं। एक तो भारत जो मानसून डिपेंड करता है, एल नीनो मानसून को डिले करता है। दूसरा क्या है कि ये मानसून को कमजोर भी करता है, और दूसरा क्या, हीट वेव बढ़ती है। अगर अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है, विश्व में 50 सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाली सिटी है, वो 50 के 50 भारत के हैं। IQAI एक संस्था है, वो रिपोर्ट निकालती है, तो बहुत डरावनी रिपोर्ट है। अब भारतीय कृषि में इसका एल नीनो प्रभाव पड़ेगा, तो सूखा वो बढ़ेगा, वर्षा कम होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उससे क्या, एक तो नमी खत्म हो जाएगी, सिंचाई नहीं हो पाएगी, और जो हमारे रिजर्वायर हैं जहाँ से नहरें सिंचाई के लिए निकाली जाती है उनमें भी पानी कमी होगा। तो भारतीय कृषि बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट हो सकती है। और अगर ये वास्तव में सुपर एल नीनो रहा तो निश्चित तौर पे ये एक अकाल वाली सिचुएशन होगी, जैसे आपने कि पहले समय मूवी में देखा होगा, चाहे मदर इंडिया में या पढ़ा होगा अंग्रेजों समय भयंकर अकाल पड़ते थे, ये वैसी वाली सिचुएशन आ सकती है। ये सिर्फ संभावना है कुछ डाटा के आधार पर कितनी सख्त होगी ये आने वाला समय निर्धारित करेगा। हमने बात की तीसरा संकट है डीजल क्राइसिस। अभी हुआ क्या है कि एक तो डीजल की कमी हुई हमारे देश में, और दूसरा कि डीजल के प्राइस बढ़े हैं। पिछले 10 दिनों में आपने देखा 3 बार में 5 रुपए बढ़ गए हैं, और पूरी संभावना है कि ये पैसे धीरे धीरे करके और भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात सबसे पहले करते हैं डीजल क्राइसिस हुई क्यों। ये भी हमारे हार्डवेयर स्टेट से लिंक है। जैसे हमने पहले कहा था कि जो 20% पेट्रोलियम है वो वहां से हार्डवेयर स्टेट से व्यापार होता है। भारत अपनी जरूरत का 90% पेट्रोलियम आयात करता है। अब जो हार्डवेयर स्टेट बंद है तो भारत अपनी जरूरत का पेट्रोल डीजल आयात नहीं कर पा रहा है। जो भारतीय कृषि है वो बहुत हद तक, हम इससे काफी या बहुत हद तक डीजल पर निर्भर करती है। चाहे डीजल से चलने वाली मशीन हो, ट्रैक्टर है, कंबाइन है, बीटा रूटर है, थ्रेसर है, इन सबको चलाने के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है। इससे सिंचाई में डीजल पंप्स हमारे 70% सिंचाई का पूरा करते हैं। तो जब कृषि में लगने वाले हर उपकरण डीजल से चलता है, जब डीजल महंगा होगा, डीजल कमी होगी, तो ये कृषि करना भी मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा बहुत से खबर आ रही है कि पेट्रोल पंप पर राशनिंग कर दी गई कि आप सिर्फ 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 3000 रुपए का ये डीजल एक बार में भरवा सकते हैं। ईस्टर्न यूपी में तो ये भी खबरें आई हैं कि बहुत जगह पे पुलिस को आके डीजल वितरण कराना पड़ा, क्योंकि वहां पे इतने लोग आ गए जो कि एक पैनिक क्रिएट हो गया। सबको चाहिए था कि डीजल या पेट्रोल खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी वो भरवा लें। और इस सीजन में भी क्या है, धान की फसल लगने वाली है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है। उस पानी की कमी पूरा करने के वो डीजल वाले पंप चला के भरा जाता है। अब हमने बात की कि एल नीनो आने वाले, इसके बाद भयंकर सूखा पड़ने वाला है, खाद की कमी वैसे होने वाली, तो उसमें डीजल का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अब होगा क्या, जब डीजल के प्राइस बढ़ेंगे और डीजल कम होगा तो जो किसान है वो कम सिंचाई कर पाएगा। जब सिंचाई कम होगी तो हमारा जो प्रोडक्शन है और जो खाद है वो वैसे ही कम हो जाएगा, और एक खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो सकता है। आपको
ये खाद्यान्न संकट सिर्फ किसान तक नहीं होगा, ये हम सबको प्रभावित करेगा। हमारी जो मिडिल वर्ग है उसकी जरूरतों को भी प्रभावित करेगा। जो फूड इन्फ्लेशन होगा उससे सारी चीजें लिंक होंगी। महंगाई बढ़ेगी तो सरकार ईएमआई बढ़ा देती है, जो हमारी घर की ईएमआई है वो बढ़ जाएगी, हमारे जो खर्चे वो बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि देश में टमाटर के प्राइस भी 200-250 रुपए पर केजी तक पहुंच चुके हैं। इवन जो सरकार है वो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रोवाइड करती है, बहुत कम दरों पर राशन प्रोवाइड करती है। अगर जब उत्पादन नहीं होगा तो वो कहाँ से लाएगी, फिर उससे अगर विदेशों से आयात करना पड़ गया तो पूरे विश्व में जो है ना, जो हमने पहले कहा था कि भारत पूरे विश्व की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। अगर भारत खुद ही आयात करने लगेगा पूरे विश्व से तो एक ग्लोबल क्राइसिस भी बन सकती है। तो ये ऐसी संभावना है, क्योंकि हार्मोन स्टेट बंद है तो निश्चित तौर पे ये संभावना सच भी हो सकती है। अब ये कहाँ तक हार्मोन स्टेट बंद रहता है, कहाँ तक डीजल फर्टिलाइजर क्राइसिस बनी रहती है, आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे जो पड़ोसी देश है या विश्व और देश है, क्या उन पे भी इस तरह का फर्क पड़ रहा है या वो इस तरह से किस तरह निपट रहे हैं, तो हम बात चीन की करें जो हमारे सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। तो चीन ने पिछले 10-20 सालों में अपने एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। उसने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एग्रीटेक पर, इरिगेशन पर, सीड्स पर, एग्रीकल्चर R&D पर बहुत बड़ी मात्रा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा उस पर इस संकट का इतना बड़ा प्रभाव शायद ना दिखे। अगर बात करें फर्टिलाइजर क्राइसिस की, तो चीन भारत की तरह आयात पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो आत्मनिर्भर है। उसके यहाँ फर्टिलाइजर का उत्पादन भी होता है, प्लस उसने क्या एक समझदारी दिखाई है कि सिर्फ गैस पर निर्भर नहीं रहा उत्पादन के लिए। जैसे हमारा जो यूरिया उत्पादन होता है वो नेचुरल गैस से होता है, लेकिन चीन में नेचुरल गैस के साथ साथ कोयले से भी उत्पादन होता है, और चीन विश्व का 50% कोयला उत्पादन करता है। तो अगर हार्मोन स्टेट बंद रहता है, गैस पेट्रोलियम क्राइसिस बनी रहती है, तब भी चीन का फर्टिलाइजर उत्पादन बना रहेगा, तो उसके फर्टिलाइजर क्राइसिस नहीं आएगी। बात करें डीजल क्राइसिस की, हाँ चीन भी भारत के डीजल का आयात करता है, लेकिन चीन की जो एग्रीकल्चर है वो भारत के इतनी ज्यादा डिपेंड नहीं करती है डीजल पे, कि उसके सोलर पंप हैं, सोलर से चले ट्रैक्टर हैं, ड्रोन्स हैं, एंड प्लस छोटे रोबोट्स हैं, उसकी सहायता से वो एग्रीकल्चर होता है। और उसमें भी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। भारत में जहाँ मशीनरी का यूज होता है 47%, वहीं चाइना में ये 80 से 90% तक होता है। इसके कारण वहां पे डीजल पे डिपेंडेंसी कम है। हमने तीसरी बात की है एल नीनो की। निश्चित तौर पर अगर एल नीनो आता है तो चीन में भी सूखा पड़ सकता है, हीट वेव हो सकती है, वर्षा कमी हो सकती है, लेकिन जो चीन की जो इरिगेशन पावर है वो भारत से बहुत ज्यादा है। चीन में बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े डैम हैं, प्लस कैनल इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, वो बहुत ज्यादा है। इसके कारण क्या है कि वहां पे सिंचाई की अच्छी सुविधा होने के कारण सूखे का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि भारत पर पड़ेगा। एक ये भी कि चीन ने अपनी जो फूड सिक्योरिटी ना उसे नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा माना है और किसानों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। भारत में उस तरह चीजें नहीं है। भारत में जिस तरह की डिजास्टर से लड़ने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ होते हैं, उसे चीन में एग्रीकल्चर क्राइसिस से निपटने के लिए एग्रीकल्चर क्राइसिस रिस्पांस सेंटर, एग्रीकल्चर क्राइसिस रिस्पांस टीम्स होती हैं, जो कि जब ऐसे क्राइसिस आते हैं तो किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर हर तरह से मदद करते हैं। और इसी का परिणाम है कि वहां पे प्रोडक्टिविटी भारत से कहीं ज्यादा है। भारत में 1 हेक्टेयर में सिर्फ 4 टन ही धान पैदा होता है, वहीं चीन में 1 हेक्टेयर में 60 टन धान पैदा होता है, और जापान में तो 10 टन के भी ज्यादा पैदा होता है। तो अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि आज भी डीजल और मानसून पर निर्भर है, लेकिन जो चीन की कृषि है वो तकनीकी पर निर्भर होने के कारण भारत से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। तो अगर हम अपने इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आए तो हम कहेंगे ये निश्चित तौर पर भारत के लिए और हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि हम खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है। हम धान, गेहूं, फल, सब्जी में या तो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में। लेकिन यही रिकॉर्ड उत्पादन हमारे लिए वर्ष 2026 में चिंता का विषय बन सकता है या संकट की स्थिति ले सकता है। अब सरकार और किसान इससे कैसे निपटते हैं ये आगे वक्त निर्धारित करेगा। तो समय यह है कि भारत के सामने परिस्थितियां विकट हैं, लेकिन भारत इनसे निपट सकता है। तो आप सब लोगों को ये जानकारी कितनी अहम लगी हमें लाइक या कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय किसान।